यस, ओके। जनरल साइंस, मैथ्स, सब मैं आपको शेड्यूल डालूंगा पूरा, ठीक है, ओके। हाँ हाँ हाँ, आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे रहती है, आप चिंता मत करो, ठीक है, ओके। बॉडी, फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ओके। ठीक है, मैंने आपको कल 1 2 3 करके पॉइंट बता रहा हूँ, कितने पॉइंट स्टडी किए थे अपन? 7, ओके। नंबर 8 हम स्टडी कर रहे हैं हार्ट की। हार्ट में बहुत सारी चीजें हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हम 1 बाय 1 पॉइंट करके स्टडी कर रहे हैं। पढ़ना आसान, चीजें याद रखना आसान। अदरवाइज में एक ही डायग्राम के अंदर ही सब कुछ बता देता है ऐसा नोड के बारे में, तो क्या होता है, हम बोलो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? तो मैंने आपको पोजीशन बताया, चैम्बर बताए, बोलो वॉल बताई, बोलो कौन सा चैम्बर बड़ा कौन सा छोटा बताया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताई, इंटरनल स्ट्रक्चर बताई। इंटरनल स्ट्रक्चर में स्पेशली सारे वॉल की पोजीशन बताई कि ट्राइकस्पिड कहाँ है, बाइकस्पिड कहाँ है, मिटल किसको कहते हैं, सेमी ल्यूमिनर कहाँ है, टिबेशियस कहाँ है, यूस्टेकियन कहाँ है। घर पे जाके पढ़ा होगा तो आपको चीज़ याद आई होगी। क्लियर? और जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ आपको, वो मेनली कहाँ काम आती है, जब हम सब कुछ पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट भूल जाते हैं अगर उनके पास बैकअप नहीं है। तो ये जो थिबेसियस और यूस्टेकियन जो मैंने ट्रिक बताई कि सिटी में लोग INU में रहते हैं, तो इससे क्या होता है, बैकअप है आपके पास। अगर भूल गए कि सामने क्वेश्चन आ गया और आपने वापस पढ़ के नहीं गए थे और आपको पता है थिबेसियस या यूस्टेकियन में से एक टिक करना है, तो वहां पर अपना लॉजिक काम आएगा कि मुझे ये करना है कि ये करना। हाँ, समझ ना? ओके। उसके बाद मैंने आपको TS कट करके बताया। TS कट करने का मतलब ये था कि जो वेंट्रिकल्स है, दोनों वेंट्रिकल में क्या डिफरेंस है। एक की जो कैविटी है वो सेमी सर्कुलर और एक की क्या है, सर्कुलर। और जो सर्कुलर होगी वो ज्यादा पंप कर पाएगी। बात समझ में आए बोलो? और ज्यादा पंप करना होता है, इसलिए उसकी वॉल को भी मोर मस्कुलर होना जरूरी है। क्लियर? ओके। तो यहां तक कहानी अपन ने स्टडी की थी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, बोलो? डिफेक्ट ऑफ हार्ट। क्लियर? क्या बता रहा हूँ? डिफेक्ट ऑफ हार्ट। क्लियर? अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे का बर्थ होता है, बोलते हैं डॉक्टर के दिल में छेद है। बोलो दिमाग में आता ये क्या चीज है? क्लियर? ओके। तो डिफेक्ट ऑफ हार्ट में दो बता रहा हूँ, एक बता रहा हूँ ASD और एक बता रहा हूँ PDA। क्लियर? ASD और PDA। अब आप 5 मिनट ध्यान देना। ASD का मतलब होता है, बोलो, मैंने कहा एट्रियल, ठीक है, सेप्टम, सेप्टम डिफेक्ट, ठीक है, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, ओके, या ऑरिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, एक ही बात होता है। एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, या इसी को क्या कह सकता हूं मैं, बोलो, ऑरिकुलर सेप्टम डिफेक्ट, ठीक है। बोलो एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट बोलूं या ऑरिकुलर सेप्टम, बोलो सेप्टल डिफेक्ट या सेप्टम डिफेक्ट बोलूं, क्लियर, एक ही बात होता है। ओके। और PDA का मतलब होता है पेटेंट, बोलो डक्टस, ठीक है, आर्ट्रियोसस, ठीक है, आर्ट्रियोसस। अब ये चीजें तभी समझ में आएगी जब मैं डायग्राम बना के बताऊं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं ASD। क्लियर? अब ASD को समझना, 3 डायग्राम बना रहा हूं। एक बना रहा हूं इन एम्ब्रियो स्टेज, इन एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है, और एक बता रहा हूं एट बर्थ जनरली, ठीक है, जनरली एट बर्थ, ओके। और यहां पर बता रहा हूं इन ASD, ठीक है। आप समझ में आए बोलो? तो एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, ठीक है, कि ये हमारा बोलो हार्ट है, ठीक है। तो इस हार्ट में क्या होता है, ये हम जानते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है। इसमें क्या एक खड्डा होता है। क्लियर? ओके। क्या होता है? खड्डा, ओके, जिसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। क्या बोलते हैं बोलो? फोसा ओवेलिस। क्लियर? क्या बोलते हैं बोलो? फोसा ओवेलिस। क्लियर? जिसके अंदर एक छेद होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेलिस, ठीक है। तो ये तो क्या है बोलो? फोसा ओवेलिस, ठीक है। ये जो छेद है इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवेलिस, ठीक है। मैंने ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर में क्यों नहीं बताई, क्योंकि ये डिफेक्ट में पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बोलो, बात समझ ना? ओके। अब मैंने कहा ऐसा सब में होता है। जब बर्थ होता है तो क्या होता है बोलो? जब भी किसी का बर्थ होता है बच्चे का, जनरली बोलो ऐसा हो जाता है, ठीक है,
जनरली क्या हो जाता है बोलो, ये फोरामेन ओवलिस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है बोलो, बात समझो ना। जनरली ऐसा हो जाता है, ठीक है, कि जब बर्थ होता है तो ये जो फोसा ओवलिस में जो छेद है फोरामेन ओवलिस वो क्लोज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जिसको एएसडी है, एएसडी वाले में क्या प्रॉब्लम हुई कि बर्थ हो गया, क्लियर, बर्थ हो गया, बट फिर भी ये जो फोसा ओवलिस के अंदर जो छेद है वो क्या हुआ बोलो, क्लोज। हम दिल में छेद कहते हैं। पता कैसे चलेगा, बच्चे का बर्थ हुआ 2-3 दिन में बच्चा नीला नीला हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है बोलो, प्योर बोलो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहा है, क्लियर। तो अब इसमें क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है छेद की साइज क्या है, क्लियर, फिर सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है। बात समझो ना, बहुत सी बार तो ऐसा देखा गया है कि बोलो ये छेद जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है एक तो बंद हो जाता है, क्लियर, और इसीलिए इसकी सर्जरी जनरली डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं 4-5 साल के बाद। जब बच्चा 4-5 साल का हो जाता है तब सर्जरी कराओ, क्लियर, उससे पहले ट्रीटमेंट चलेगा उसका, बात समझो ना। तो बहुत सी बार में बोलो बहुत छोटा सा ही छेद होता है तो वो बंद भी हो जाता है। बस उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है कि जब वो दौड़ेगा तो बोलो क्या होगा कि ब्लड का ज्यादा फ्लो होगा तो गड़बड़ आएगा, बात समझो ना, वो हाँप जाएगा, वो गिर जाएगा, उसका शरीर नीला नीला हो जाएगा, तो बोलो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और बाकी अगर नहीं बंद होता है तो फाइनली सर्जरी होगी, सर्जरी होकर क्या होगा, इसको बंद कर दिया जाएगा, इसको बोलते हैं दिल में छेद। बात समझ में, ये किसी भी बच्चे के हो सकता है, बोलो होगा तो बाई एट बर्थ होगा, क्लियर। अगर ऐसा नहीं है कि 10 साल का हो गया फिर पता चला कि छेद हो गया, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ में आए बोलो, ओके। मिनिमम एज कम से कम 4-5 साल का बच्चा, ऐसे सर्जरी तो 1 साल में भी हो सकती है, बोलो 2 साल में भी हो सकती है, वो डिपेंड करता केस कैसा है। बोलो अगर छेद बहुत बड़ा है तो डॉक्टर कहते हैं आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर छेद बहुत छोटा है तो मे भी बोलो उसका छेद बंद हो जाए, और हो भी जाता है, क्लियर। तो इसमें गलती किसकी है, घर वालों की है, घर वालों की गलती है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने डिले करते गए, बात समझो ना, उनको 1-2 जगह अच्छे से चेक कराना चाहिए था और टाइम पे ऑपरेशन कराना चाहिए था, बात समझो ना। मैंने आपको क्या बोला, 4 साल, बोलो मैंने नहीं बोला 10-15 साल, बोलो वेट करने की जरूरत है। अगर बच्चे का बंद होना होगा तो 3-4 साल में बंद हो जाएगा, और फिर भी नहीं हो रहा है तो बोलो सर्जरी कराने की जरूरत है। बोलो इसका तो ट्रीटमेंट है, मेजर सर्जरी होती है, छोटी मोटी नहीं होती है, बोलो सर्जरी तो हाँ अब थोड़ी इजी गोइंग हो गई, क्लियर। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट भी बन गए जो इसकी फ्री सर्जरी भी कराते हैं। इंडिया के अंदर ऐसे भी है हार्ट के हॉस्पिटल जो बच्चों के अंदर बोलो इस छेद की सर्जरी फ्री भी कराते हैं, ऐसे बहुत सारे। वो डिपेंड करता है, मैंने कहा ना कि छेद कितना बड़ा है, साइज पे डिपेंड करता है। ज्यादा कब पता चलेगा, जब बच्चा दौड़ेगा, जब ब्लड फ्लो तेज होगा। बोलो इन्होंने बोला ना बच्चे को गोदी में उठा के रखते थे, ज्यादा चलने नहीं देते थे, क्लियर, दौड़ना नहीं है बच्चे को, ठीक है, ओके। तो ये मेरी बात समझ में आए बोलो। कभी आपको लगता नहीं है आज 1 किलोमीटर दौड़ना गुड़िया, और फिर हाथ रखना धोक 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 धोक, और समझे समझे बोलो, क्लियर। तो बोलो ठीक है, अब तो नहीं लगता, या थोड़ी वेट और, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी थोड़े दिनों में लिफ्ट भी चालू कर देंगे आपको, ठीक है, हाँ एकदम नॉर्मल स्ट्रेस है यहाँ तो, ठीक है, ओके। हाँ वैसे फर्स्ट ग्रेड वालों की क्लास तो मेरा जो केबिन है नीचे उसके पास ही रेडी हो रही है, यार आपकी क्लास वहीं होगी, तभी यहाँ पर बाकी क्लास रखी है, ठीक है। ये बात समझ में आए बोलो। पहले बताओ डायग्राम से समझ जाओगे एसडी क्या है, क्लियर। अब बता रहा हूँ मैं आपको पीडीए, ठीक है, पीडीए
पीडीए मतलब क्या है बोलो? पैटेंट डक्टस आर्ट्रियोसस, ठीक है। अब ये क्या होता है, इधर देखो, कोई पहली चीज क्या है बोलो? आपसे मैं करो एट बर्थ, ठीक है, बोलो इन एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है। क्या बता रहा हूं बोलो? एट एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज, ओके। एक बता रहा हूं बोलो जनरली, ठीक है, आफ्टर बर्थ। और तीसरा बता रहा हूं इन पीडीए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप डायग्राम से समझ जाओगे। बोलो, मैंने कहा एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, ये हमारा हार्ट है, क्लियर, ओके। यहां से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी, बताया मैंने आपको, ये पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर। यहां से क्या निकलती? अरोटा, क्या निकलती? अरोटा। तो क्या होता है कि एक जगह ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्या करती है बोलो? क्रॉस करती है, क्लियर। तो क्रॉस करती है, वहां पर एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, ध्यान से समझना। एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है, ध्यान से समझना। एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है? एम्ब्रियो स्टेज में समझना, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेज में ऐसा होता है, ओके, और ठीक है, एम्ब्रियो स्टेज में ऐसा होता है, मतलब ये एक दूसरे में क्या होती है? मिली हुई रहती है, क्लियर। जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्ट्रियोसस, क्या बोलते हैं? डक्टस आर्ट्रियोसस, ओके। अब जनरली आफ्टर बर्थ क्या हो जाता है, ठीक है, जनरली आफ्टर बर्थ ऐसा हो जाता है, ओके। अभी मेरा पर्पज आपको क्या समझाना है, ठीक है। ये जो दोनों होती है उनके बीच में लिगामेंट आ जाता है, क्या आ जाता है? लिगामेंट। ये अलग, ये अलग, खाली लिगामेंट से जुड़ी है। इसको बोलते हैं लिगामेंटम आर्ट्रियोसस, लिगामेंटम आर्ट्रियोसस, ठीक है। अब अगर किसी का आफ्टर बर्थ भी क्या हो रहा है बोलो? मैंने कहा, ठीक है, आफ्टर बर्थ भी ऐसा है, ठीक है। आफ्टर बर्थ भी कैसा है बोलो? ऐसा, ठीक है, ओके। आफ्टर बर्थ भी कैसा है, ठीक है। अभी मेरा पर्पज हार्ट को सुंदर बनाना नहीं है, केवल आपको लॉजिक बताना है, ठीक है। आफ्टर बर्थ भी क्या हो रहा है बोलो? मेरे कहने का मतलब ये ऐसा है, ठीक है। आफ्टर बर्थ भी ऐसा है, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेटेंट डक्टर आर्टियस, मतलब अभी भी डक्टस आर्टियस खुली है, क्या है बोलो? खुली है। तो इसको क्या बोलेंगे? पी डी ए। मेरे हिसाब से नाम समझ में आया बोलो? डक्टस आर्टियस जब उसको बोलते हैं जब एम्ब्रियो स्टेज में है, और बर्थ के बाद जनरली क्या होता है? लिगामेंट आ जाता है, तो उसको बोला जाता है लिगामेंटम आर्ट्रियोसस। लेकिन आफ्टर बर्थ भी अगर वो पेटेंट मतलब खुली है, तो उसको क्या बोलते जाता है? प्रॉब्लम को पीडीए बोला जाता है। इसका भी ट्रीटमेंट क्या? सर्जरी, बोलो क्या है? सर्जरी। बोलो यहाँ पर वापस लिगामेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्लियर। तो एएसडी और पीडीए दोनों क्या होते हैं? हार्ट डिफेक्ट होते हैं, आए समझ बोलो? ओके। वाह,
Okay? हो गया? मैंने लिखा कुछ लैंग्वेज नहीं है, लेकिन डायग्राम से समझाया है कि एक्चुअली पीडीए क्या और बोलो क्या है। ठीक है? हाँ, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसका हार्ट बहुत कम काम करता है, बहुत कम काम। आप बात समझो ना। ठीक है? बाकी तो पूरी तरह से मदर पे डिपेंड रहता है। जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसके लंग्स, हार्ट पूरी तरह से, सब तरह से अच्छे से एक्टिव होते हैं। बस इफेक्ट नहीं आता है। क्लियर? वो जैसे और ये भी जो मैं बता रहा हूँ ना, वो शुरुआत में रहता है ऐसा। ऐसा नहीं है कि 9 महीने तक तो खुला है न, ये एकदम बर्थ होने वाला है न बंद हो गया, ऐसा नहीं है। बस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बंद हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर समझते बोलो? ओके। आपने देखा होगा जनरली बच्चे की हार्ट बीट वगैरह, जब बच्चे का बोलो 6-7 वीक होते तभी बोलो फील कराते हैं। पहले तो बोलो वैसे ही बच्चे का बोलो बहुत थोड़ा डेवलपमेंट होता है। ठीक है?
बन गया? अब हाँ, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में अगर किसी के अंदर ये वाली प्रॉब्लम होगी तो फिर पूरे कंप्लीट एम्ब्रियो स्टेज में, तभी तो बच्चा बोलो ऐसा प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, ऐसा कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, बोलो बात समझ, बहुत कम होता है ऐसे डिफॉर्मिटीज। ठीक है ओके, तो पॉइंट नंबर 8 समझ में आया बोलो। अब नंबर 9, ठीक है, मैंने कहा ओरिजिन ऑफ इम्पल्स, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इम्पल्स एंड पाथवे ऑफ इम्पल्स। ठीक है, मतलब हार्ट के अंदर आवेग का उद्भव और मार्ग। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा हार्ट होता है। ठीक है, बार बार मैं बना रहा हूँ और बनाते समय बस किस बात का ध्यान रख रहा हूँ, समझ में आया? ये वाला चेंबर इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला चेंबर इससे बड़ा होना चाहिए। अब क्या होता है, ये एसवीसी है, ये आईवीसी है। ठीक है, एसवीसी, ये आईवीसी। एसवीसी के पास में ही बोलो ओपनिंग पे ही क्या होता है, एस ए नोड होता है, जिसको साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। यही क्या करता है, हार्ट के अंदर इम्पल्स को ओरिजिनेट करता है। इसलिए हमारा हार्ट बोलो मस्कुलर हार्ट होता है। क्या होता है, बोलो मस्कुलर हार्ट होता है। ठीक है, ये इम्पल्स किसके पास पहुंचते हैं, बोलो एवी नोड के पास। क्लियर? और एवी नोड से बाद में यहां पर होता है बंडल ऑफ हिंज। क्या होता है, बंडल ऑफ हिंज। और दोनों आपके वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, परकिंजे फाइबर। क्या होते हैं, बोलो परकिंजे फाइबर। ठीक है, ये क्या है, बंडल ऑफ हिंज। ठीक है, और ये क्या है, बोलो परकिंजे, बोलो फाइबर। ठीक है, बात समझ में? ये तो हिंज के बंडल है, हिंज के बंडल। क्लियर? और इनको क्या कहते हैं, बोलो मैंने कहा परकिंजे तंतु। ठीक है, तो एग्जाम में कभी पूछा जाए कि यहाँ पर मैं अगर बात करूं, पहला है ओरिजिन ऑफ इम्पल्स। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछे कि हार्ट में इम्पल्स को उत्पन्न कौन करता है, तो आंसर होगा एस एन नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, या पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको, पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पाथवे, ओके, पाथवे ऑफ इम्पल्स, तो पाथवे ऑफ इम्पल्स क्या होगा, पहले ओरिजिन होगा ऐसे नोड से, फिर जाएगा एवी नोड के पास, फिर जाएगा बंडल, बंडल ऑफ हिंज के पास, और वहां से दोनों वेंट्रिकल में जाएगा, बोलो किसके द्वारा, परकिंजे फाइबर। तो बहुत सी बार ये सीक्वेंस भी एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? अगेन ये सारे वर्ड मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं बताया, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा, वहां तो क्या फिर गोच पोच हो जाता है आपको। मेरी बात समझ में आए? मतलब परकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ हिंज, एवी नोड, ऐसे नोड मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्पल्स का ओरिजिन होता है, तो उसका पाथवे आगे जाने का ये रहता है। मतलब इम्पल्स को ऐसे नोड किसको भेजता है, एवी नोड को, एवी नोड किसको भेजता है, बंडल ऑफ हिंज को, बंडल ऑफ हिंज किसके द्वारा वेंट्रिकल में पहुंचाता है, परकिंजे फाइबर। क्लियर? ओके, नंबर 9। तो फिर अगर मैं आपसे कहूं सीक्वेंस, ठीक है, ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर, क्लियर, हार्ट चैम्बर। ओके, ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आपने देखा कि जिसमें इंपल्स उत्पन्न होंगे वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है? राइट ऑरिकल में, क्लियर। उसके बाद बोलो लेफ्ट ऑरिकल में, फिर बोलो मैंने कहा बहुत वेंट्रिकल, बोलो बहुत वेंट्रिकल्स, ठीक है, मैंने कहा बहुत, बोलो वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल्स, बोलो मैंने कहा दोनों नीले, ठीक है, नीले में एक साथ, क्लियर, एक साथ, क्योंकि दोनों में कौन जा रहा है? परकिंजे फाइबर जा रहा है। और दोनों में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक में तो क्या किया जाएगा? ब्लड डीऑक्सीनेटेड को लंग्स में भेज दिया जाएगा, और एक में क्या भेज दिया जाएगा? पूरी बॉडी में भेज दिया जाएगा, क्लियर। तो मेरी बात समझ में आए तो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की सीक्वेंस क्या होती है? पहले राइट ऑरिकल, फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर दोनों वेंट्रिकल एक साथ। बात समझ में आए? बोलो ओके, नोट करोगे। नहीं नहीं, बंडल ऑफ हिंज अलग स्ट्रक्चर है, परकिंजे फाइबर अलग चीज। नहीं नहीं, ये सब अलग स्ट्रक्चर है। ऐसे नोड इंपल्स को किसके पास भेजता है? एवी नोड। एवी नोड किसके पास बनता है? बंडल ऑफ हिंज। बंडल ऑफ हिंज दोनों वेंट्रिकल में किसके द्वारा भेजते हैं? परकिंजे फाइबर को। अटैच नहीं है, ऐसे नहीं है, ये स्ट्रक्चर वेंट्रिकल में है, ये यहाँ जंक्शन पे है, ये दोनों राइट ऑरिकल में है, ठीक है। हाँ, ओनली वेंट्रिकल में और दोनों वेंट्रिकल में, इसलिए दोनों वेंट्रिकल क्या होंगे? एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, इसीलिए उनके बाद जस्ट पॉइंट नंबर मैंने 9 वो लिया। परकिंजे इंपल्स को आगे पहुंचाने वाले हैं ये सारे। देखो ये देखो ना, मैंने ये क्या लिखा? पाथवे वो इंपल्स किसके द्वारा आगे इंपल्स जाएंगे। बात समझो ना। अगर कोई मुझे पूछे एवी नोड का काम क्या है, इधर ध्यान देना, एवी नोड का काम है ऐसे नोड से आने वाले इंपल्स को बंडल ऑफ हिंज के पास भेजना। तो बात समझ में। ऐसे नोड का काम क्या है? ऐसे नोड का काम है इंपल्स को ओरिजिनेट करना। तो इसलिए सबसे मेन कौन हुआ? ऐसे नोड हुआ, पेस मेकर हुआ, क्लियर, ऐसे, ठीक है। इसी में ऐसे नोड की प्रॉब्लम आ जाती है, पेस मेकर रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो हार्ट प्रॉब्लम का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब समझो ना, जब तक डायग्नोस नहीं होगा, बोलो हम जनरली क्या समझते हैं? किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का हार्ट प्रॉब्लम है। और भाई हार्ट प्रॉब्लम 50 तरह की होती है, बोलो मेन उसके प्रॉब्लम क्या है, क्लियर, वो चेक करना पड़ता है। और हार्ट का संबंध हमारे स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा, क्लियर। बोलो आपको जब मैं ब्लड प्रेशर पढ़ाऊंगा तो ब्लड प्रेशर के फैक्टर्स बताऊंगा, तो एक फैक्टर आएगा, जब हम ज़्यादा तनाव लेते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? बोलो हार्ट पे इफेक्ट होगा। तो आज जितने भी यंगस्टर्स आप देखते हो कि अखबारों में पढ़ते हो, सेलिब्रिटीज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया, ख़त्म हो गए, बात समझ ना। तो उसका रीज़न है बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ। दूर से दुनिया आपको बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन उनका जो वर्किंग होता है वो मतलब इतना ज़्यादा रहता है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता है रेस्ट का, बात समझ ना। तो बहुत सी बार स्ट्रेस में चले जाते हैं और उसकी वजह से भी अटैक है। वो भी बेकार है। फुल डेफिनेटली। आप हार्ट पे ओवरलोड दोगे तो हार्ट की कैपेसिटी वो फेल हो जाएगा, बात समझ ना। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना तो भूखा रहना चाहिए ज़्यादा। बोलो आप अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल भी आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। आप अपनी बॉडी के साथ आपने 20-30 साल तक जिस तरह से सेट किया हुआ, आप एकदम रिग्रेसली उस बॉडी को पूरा चेंज करना चाहोगे तो क्या होगा, बहुत सी बार प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो। बहुत सी बार लोग होते हैं मोटे होते हैं, जिंदगी भर तक बोलो 80-90 साल भी जीते हैं, मोटे रहते हैं, मस्ती से कोई दिक्कत ही नहीं है। और बहुत सी बार ऐसे होते हैं जो बोलो कुछ हटके करने की कोशिश करते हो, प्रॉब्लम भी आ जाती है, बोलो बात समझ ना। तो मेरे कहने का मतलब है थोड़ा ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा कि 15 दिन तक डाइटिंग कर रहे, खाना ही नहीं खा रहे, पता चला पतले तो हुए नहीं हुए, दूसरी प्रॉब्लम और होगी। अरे समझे समझे बोलो, क्लियर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा भूखा रहना अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टाइम भूखा रहना बिल्कुल भी अच्छी बात। क्लियर। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको चक्कर जैसा आ रहा है, आपको लैक ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, तो बोलो, मैंने तो आपको कहा डायबिटीज वाले को भी उसकी जान बचा सकता मीठा, जो कि उसके लिए जहर है, बात समझो ना। तो वो आपको कभी भी ऐसा फील हो किसी के साथ भी, आज मुझे थोड़ा सा चक्कर जैसा लग रहा है और वीकनेस आ रही है, तो उस समय आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, और सबसे बेटर है मीठा खा लेना, तो आपको क्विक एनर्जी आएगी। ब्रेन को अगर प्रॉपर ग्लूकोज नहीं पड़ेगा तो ब्रेन काम करना कम कर देता है। आप कभी 4-5 घंटे पढ़ते हो तो आपको हेडेक होने लगता है और आपको लगता है यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इसका मतलब इसको बहुत सही है, आप इसको कुछ दो, मतलब थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हो, खा सकते हो कुछ भी, है ना। तो उससे क्या होगा, ब्रेन एक्टिव रहेगा। लेकिन हमारे इंडिया में क्या करते हैं, जैसे लगता है ब्रेन कम काम कर रहा, चाय पी लेते हैं, बोलो उससे कुछ नहीं होता है, बात समझ, जस्ट एक केवल माइंड सेट है ना। और चाय पीनी है तो साथ में 2-4 बिस्किट, ठीक है, तो ठीक है। हाँ, ओके, मैं बताऊँ, मैं बोलो आपको। तो नंबर 10 मैंने लिखा है यहाँ पर, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, दोहरा परिसंचरण, ठीक है। क्या लिखा मैंने बोलो, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन में क्या बता रहा हूँ, इधर ध्यान देना। मैंने कहा ये सपोजेट हमारा हार्ट है, ठीक है, बोलो ये क्या बनाया मैंने, बोलो हार्ट है, ओके।
देखो क्या बता रहा हूं मैं, बोलो डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को समझना, ये है अपना हार्ट मान लो, और मैंने कहा ये मान लो अपनी बॉडी है, क्लियर, और ये मान लो हमारे लंग्स है, ठीक है। ये बोलो क्या है, लंग्स है, ओके। और मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, अरे ऐसे कर, ठीक है। बोलो क्या किया, समझ में आया बोलो आपको, ये बड़ा ये, ठीक है। अब मैंने कहा बॉडी से, ये कौन है राइट ऑरिकल, ये कौन है लेफ्ट ऑरिकल, ये कौन है राइट वेंट्रिकल, और ये कौन है लेफ्ट वेंट्रिकल। बोलो बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड किससे आता है, IVC एंड SVC, क्लियर, ओके। फिर बोलो यहां से, ये मैंने कहा दिस वन बोलो ट्राइकास्पिड। फिर बोलो राइट वेंट्रिकल से कहा आता है, लंग्स, दोनों लंग्स के पास, क्लियर, बहुत लंग्स के पास, किसके द्वारा बोलो, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी के, क्लियर। फिर बोलो यहां से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास, बोलो बोलो राइट लेफ्ट ऑरिकल के पास। ये क्या जा रहा है बोलो, ये किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन, क्लियर। इसमें कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और इसमें कैसा है बोलो, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ओके। चलो ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि यहाँ से बाइकस्पिड वॉल से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है पूरी बॉडी में, किसके द्वारा जाता है, अरोटा, क्लियर। तो ये कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। और ये कैसा होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब हुआ हार्ट में ब्लड दो बार आता है और दो बार जाता है, दो बार आता है और दो बार जाता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ये मैंने आपको रे डायग्राम में बताया, जो कल हमने बोलो उसमें देखा था, तो ये रे डायग्राम। तो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, समझ में आया बोलो, नोट कर लो। क्या ये नहीं सोचना कि सर हार्ट डब्बा जैसा कैसा बना दिया, मैं केवल रे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। क्या
ओके, तो डबल सर्कुलेशन समझ में आया? बोलो वेरी इजी। इससे हमें फिर वापस पता चल जाता है किधर से आधा किधर जाता है, किसमें ऑक्सीजनेट है किसमें डीऑक्सीजनेट है। ठीक है, उसके बाद नंबर 11 मैंने लिखा यहाँ पर हार्ट रेट। क्लियर? बोलो हृदय दर, मतलब एक एक करके पॉइंट सारे हार्ट के बारे में बातें जान रहे हैं। मैंने लिखा हार्ट रेट। वापस सुनो, हार्ट रेट किसको कहते हैं? एक मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार पंप करता है उसको क्या कहते हैं? हार्ट रेट। एक मिनट, ठीक है, में हमारा हार्ट, ठीक है, जितनी बार, ठीक है, जितनी बार, ठीक है, पंप करता है उसे क्या कहते हैं? हार्ट रेट। कुछ नहीं बोले, आइडियली, ठीक है, बोलो हार्ट रेट, कुछ नहीं बोले इन ह्यूमन, ना बोले न्यू बॉर्न, ना बोले ओल्ड एज, ना बोले चाइल्ड, कुछ नहीं बोले, केवल हार्ट रेट और ह्यूमन बोले तो 72 पर मिनट। क्लियर? अगेन बता रहा हूं ये आइडियल है, सबकी हार्ट रेट 72 पर मिनट नहीं होती है। क्लियर? इसीलिए सबका ब्लड प्रेशर सब कुछ वेरी करता है। तो मैंने आपसे कहा, और ब्लड प्रेशर भी अभी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि बोलो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बोलो वेट, बोलो हाइट, बोलो वो सब देखकर हम ब्लड प्रेशर का नॉर्मल का मेजर करते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि पड़ोसी का ब्लड प्रेशर 120/80 है, आपका सपोज 135 और बोलो 85 है, आप सोचते हो मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा, ऐसा नहीं है। वो देखना पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर आपकी एज, हाइट, बॉडी और उसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है। मेरी बात समझ में? ब्लड प्रेशर 135 140 भी नॉर्मल होता है। आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर किसी का 140 भी रहता है तो भी नॉर्मल है। बात समझ लो, एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कोई सपोज 5 साल पहले किसी का प्रेशर कुछ था और आज थोड़ा बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, एज के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का लेना देना हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी से है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होती है। ठीक है, इसलिए ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ये तो चलो ठीक है, हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा, बोलो एज ग्रुप। ठीक है, एज ग्रुप, और यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले मुझे पूछा जाए न्यू, ठीक है, बॉर्न। न्यू बॉर्न में अगर पूछे तो कितना होता है? 140 पर मिनट। फिर 120 से 140 पर मिनट। अगर आपसे पूछा जाए इन चाइल्ड, बच्चों के अंदर कितना होता है? 100 पर मिनट। क्लियर? बोलो इन ओल्ड एज। क्लियर? ओल्ड एज, बूढ़ा बच्चा एक समान। क्या बोल रहा हूँ? बूढ़ा बच्चा एक समान, मतलब ओल्ड एज में भी 100 पर मिनट और बच्चों में भी। ओके, अगर आपको बोले एडल्ट में कितना होता है? 72 पर मिनट। क्लियर? ये तो एक आपको अपना पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कभी कोई पूछे, यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ वेल में, क्लियर, बोलो वेल, समझ रहे हो? बोलो उसमें कितना होता है? 25 पर मिनट। क्लियर? अगर कोई पूछे एलिफेंट में, ठीक है, बोलो एलिफेंट, हाथी में पूछे तो 20, बोलो यहाँ पर लिख रहा हूँ 6 to 28 पर मिनट। क्लियर? कोई पूछे ये क्या है? मिनिमम है। ठीक है, तब अगर आपसे पूछे किस ऐसा एनिमल में सबसे मिनिमम हार्ट रेट किसकी होती है? बैल की होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा होती है श्रू, चुचुंदर, चुचुचुंदर। क्लियर? उसकी होती है, तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बोलो 600 से 800 पर। क्लियर? ओके, समझते हो? चुचुंदर, देखा चुचुंदर? हाँ, ठीक है, खतरनाक होता है ये। तो बात समझ ना, वो आगे से क्या रहता है? इसका तीखा रहता है। यार ये जो मैंने बताया समझ में आया? बोलो ओके। इसी तरह से नंबर 12 पॉइंट, कार्डियक आउटपुट। क्लियर? ओके, कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? इधर देखो, कार्डियक आउटपुट, ठीक है, एक मिनट में हमारा हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसे कार्डियक आउटपुट।
क्या बोल रहा हूं मैं आपको, मैंने कहा 1 मिनट में, क्लियर, 1 मिनट में हमारा हार्ट, क्लियर, हार्ट जितना ब्लड वॉल्यूम, जितना, बोलो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, बॉडी में पंप करता है, ठीक है, पंप करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब क्या होता है कि जब हमारा हार्ट एक बार पंप करता है, एक बार पंप करता है तो 70 ml ब्लड को बॉडी में भेजता है। कितने ml को, 70 ml। ये डाटा बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हार्ट जब एक बार पंप करता है तो कितना ब्लड भेजता है, 70 ml। मैंने कहा हार्ट, ठीक है, जब एक बार, क्लियर, एक बार पंप, ओके, करता है तो 70 ml ब्लड, ठीक है, बोलो बॉडी में भेजता है, सेंड करता है, बोलो भेजता है, ठीक है। अब चूंकि 1 मिनट में हार्ट पंप कितनी बार करता है, आइडियली 72 बार। 1 मिनट में बोलो हार्ट कुल 72 टाइम्स या 2 बार पंप, ठीक है, करता है। तो फिर मुझे कार्डियक आउटपुट निकालना है, इसलिए कार्डियक आउटपुट, क्लियर, कार्डियक आउटपुट। अभी कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या बोली थी, 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है। तो बताओ एक बार पंप करेगा तो 70 ml, तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 70 ml मल्टीप्लाई 72, क्लियर। तो 70, बोलो मैंने कहा ml मल्टीप्लाई 72। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, ओके, तो मैंने कहा ml या लगभग मैं 5 लीटर लिख सकता हूं। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी में ब्लड कितना होता है, 5 लीटर, जो हर 1 मिनट में क्या होता है, सर्कुलेट होता है, हर 1 मिनट में क्या होता है, सर्कुलेट। बोलो बात समझ में आए, बोलो बोलो। ये तो मैंने आइडियली डाटा बताया, अब होता 4 से 5 लीटर है। बोलो आइडियली तो 5 लीटर बोला मैंने, बाकी होता कितना, 4 से 5 लीटर। अब ये आपको क्यों आना चाहिए, सपोज दैट आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि किसी एक व्यक्ति का, बोलो एक बार जब पंप करता है तो 50 ml, बोलो ब्लड को भेजता है, बताओ उसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सोल्व करना पड़ेगा। तब आप बोलो ये वाला टिक करोगे तो नहीं काम बनेगा। तो कुछ नहीं बोले तो ये 70 ml, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है। कार्डियक आउटपुट समझ में आया, बोलो आपको ये सब चीजें समझने की है, ठीक है। तो घट गई है, पहले तो 60 प्लस कहते थे, अभी तो 45 बाद ओल्ड एज आ जाती है, 45-50 के बाद, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। ऑन एवरेज अब एज ही 60 होगी, तो फिर ओल्ड एज तो पहले वाली कम ही होगी ना। पहले लोग जीते थे 90-100 साल, क्लियर, तो उनके ओल्ड एज कब मानते थे, 70 साल के बाद हम ओल्ड हुए हैं, ठीक है। अब तो एज ही 60 हो गई है, तो समझ के बोलो आप, ओके। बाकी वास्तव में ओल्ड एज तो आफ्टर 55 या 60 ही मानी जाती, मेल में आफ्टर मेनोपॉज, क्लियर, ओके, और मेल में मान के चलो 55-60 के बाद ओल्ड एज, रियल ओल्ड एज तो वही होती है जब इंसान का रिटायर्ड टाइम होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का ओल्ड एज से कोई लेना देना नहीं है। आप यंग को देखोगे उनका हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा। लोअर वैल्यू का अपर वैल्यू, देखो नॉर्मल, अभी ब्लड प्रेशर पढ़ाऊंगा ना पूरा, तब डिस्कस। अभी हार्ट रेट पूरा, सेवेंटी टू आइडियल है, 72 आइडियल है, क्लियर। किसी के 75 हो सकती है, किसी की 65 हो सकती है। नॉर्मली हार्ट रेट जो है वो बोलो 70-65, बोलो 80-85, ऐसा रहता है सबका, क्लियर। ये तो आइडियल बता रहा हूँ मैं, 70, ठीक है। सब कुछ पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी एक से आप दूसरे की बॉडी का नहीं मेजर कर सकते। मैंने आपसे क्या कहा, हाइट, वेट, एज,
बोलो आप किस फेज से गुजर रहे हो, प्रेगनेंसी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ब्लड प्रेशर उनको अफेक्ट करती है। क्या बोलो, किसी और से किसी और पर्सन का कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। किसी में प्रेगनेंसी है तो उसका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, बात समझ रहे हो ना। ओके, क्या इसका मतलब अगर आपसे पूछे टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अवर बॉडी तो कितना होगा, लगभग 5 लीटर। 5 लीटर कैसे बोलो समझ में आए। और ये 5 लीटर हर एक मिनट में क्या होता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जिसमें सर्कुलेट होना बंद हो गया उसमें क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और समझे समझे बोलो, मतलब एवरी मिनट हमारा 5 लीटर पूरा का पूरा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताओ, मैं बोलो कार्डियक आउटपुट समझ में आया बोलो आपको। ओके, बहुत सी बार कार्डियक आउटपुट का मीनिंग भी पूछ लेते हैं। कार्डियक आउटपुट क्या होता है बोलो, 1 मिनट में। ओके, बहुत सी बार आपसे पूछ लेते हैं कार्डियक आउटपुट की वैल्यू क्या होती है, तो इसका मतलब वही पूछ रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड कितना। और समझे, क्योंकि कार्डियक आउटपुट होता क्या है, 1 मिनट में जितना पंप करता, पंप करेगा कितना, जितना हमारी बॉडी में ब्लड है, हर मिनट वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, ओके। तो नंबर 13 मैंने लिखा यहाँ पर हार्ट साउंड। क्या लिखा बोलो, हार्ट साउंड। ओके, अगर आपके एग्जाम में कभी हृदय ध्वनि का क्वेश्चन आए तो आपको यही इसी पॉइंट में दिमाग लगाना है। ठीक है, ओके। अब क्या बता रहा हूँ देखो, हार्ट साउंड में एक होती है फर्स्ट हार्ट साउंड और एक होती है सेकंड हार्ट साउंड। ये फर्स्ट हार्ट साउंड एक होती है सेकंड हार्ट साउंड। ठीक है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो होती है लब। क्या होती है बोलो, लब। क्लियर। और सेकेंड हार्ट साउंड होती है वो होती है डब। क्या होती है बोलो, डब। ओके, तो बहुत सी बार तो एग्जाम में पूछ लेते हैं फर्स्ट सेकेंड हार्ट साउंड कौन सी होती है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण है इनका, बोलो, कारण ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर, रीजन। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, लाइफ में आपने अपने घर में कभी दरवाजा खोला और बंद किया है। ओके, तो आपने देखा होगा दरवाजा खोलते तब आवाज नहीं आती, बंद करते तब आवाज आती।
बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको जब रीजन मिले तो आप एक बात ध्यान रखना कि हार्ट साउंड का रीजन जो वाल्व है हार्ट के अंदर उनके क्लोजिंग की वजह से, ओपनिंग की वजह से नहीं आता। क्लियर? अब आपसे मैंने कहा हार्ट हमारे दिमाग में फिक्स है, हार्ट का मतलब ये है और ये है। क्लियर? ये ट्राई का स्पीड है, ये बाई का स्पीड है, और यहाँ पर ये सेमी यूनिलर। क्लियर? ओके, तो ब्लड आएगा और फिर इनमें जाएगा। तो बताओ, इनमें जाएगा तब बंद कौन होंगे? ये बंद होंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट हार्ट साउंड का कारण क्या होगा? आप कहोगे ड्यू टू, बोलो क्लोजिंग, ठीक है, ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर? बाइकस्पिड वॉल्व। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर? आपस समझो क्या बता रहा हूं। ब्लड कलेक्ट करेगा, इनमें आएगा, फिर इनमें जाएगा, जाएगा, बोलो। जब इनमें जाएगा तो ये बंद होंगे, तो पहली हार्ट साउंड आएगी और फर्स्ट हार्ट साउंड आएगी। क्लियर? फिर जब ये बंद होंगे तो कौन सी आएगी? सेकंड हार्ट साउंड। फिर वापस फर्स्ट सेकंड ऐसे। क्लियर? तो फर्स्ट हार्ट साउंड का कारण क्या है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के कपाट के बंद होने से। और इसका कारण क्या होगा? बोलो, ड्यू टू, बोलो क्लोजिंग ऑफ सेमी यूनिलर वॉल, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने। ठीक है, ओके। और एक स्पेशल नोट ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं, वो है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। क्लियर? हार्ट साउंड को मरमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मरमर। क्लियर? मरमर कहते हैं। ठीक है, नोट करो। मरमर तो नाम है एबनॉर्मल हार्ट। क्या? जब हार्ट की प्रॉब्लम कुछ होती है तो, ठीक है, ये थ्योरेटिकली ध्यान रखना। एबनॉर्मल हार्ट साउंड मरमर, बाकी फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, सेकंड हार्ट साउंड इज लब। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो ओके। क्या नोट? बोलो, हो गया नोट? बोलो क्या? ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर 14 कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक चक्र, कार्डियक चक्र, ये सारे एक एक चीजें एग्जाम के क्वेश्चन है। बोलो क्लियर? कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल क्या होती है? हार्ट हमारा एक बार जब पंप करता है तो उस समय जो साइकिल चलती है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। क्या बोलो? हमारा हार्ट एक बार जब पंप करता है तो जो साइकिल चलती है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। मैंने कहा हमारा हार्ट, ठीक है, एक बार जब पंप करता है, ठीक है, करता है, उस समय जो साइकिल होती है, साइकिल चलती है, ठीक है, उसे कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है टाइम पीरियड। क्लियर? टाइम पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड क्या होता है? 0.8 सेकेंड। कैसे आया? देखो, मेजर कर। ठीक है, यहां पर समझो। मैंने कहा चूंकि 72 बार हार्ट पंप करता है
बोलो पंप करता है 1 मिनट, यानी 1 मिनट या 60 सेकंड, ठीक है। इसलिए एक बार 60 पंप करेगा, ठीक है। 60 डिवाइड बाय 72 क्या आता है, बोलो 0.8 सेकेंड। और उसी को हम क्या बोलेंगे, बोलो कार्डियक साइकिल टाइम, ठीक है। समझे नहीं समझे, बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आप सोचो कि आपको हाइपोथेटिकली आपको पूछे कि किसी की हार्ट रेट 60 है, बताओ उसकी कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होगा। फिर आप ये टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। अरे समझे समझे, बोलो मेरी बात समझ। किसी की हार्ट रेट 70 है, बताओ उसकी कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होगा। तो बोलो 1 मिनट में सेकंड तो फिक्स है, वो तो बदलने नहीं है। तो 60 डिवाइड बाय 70, 60 डिवाइड बाय 72, 60 डिवाइड बाय 80, जो आपको कहे वो रख के करना। कुछ नहीं बोले, कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, 0.8 सेकेंड, ठीक है। हो गया, बोलो, ठीक है। अब क्या होता है, एक बार जब कार्डियक साइकिल चलती है तो 2 साइकिल एक साथ चलती है, एक ऑरिकुलर साइकिल और एक वेंट्रिकुलर साइकिल। क्लियर। ऑरिकुलर साइकिल में भी 2 चीजें होगी, एक ऑरिकुलर सिस्टोल, एक ऑरिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर साइकिल में भी 2 काम होगा, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एक वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या ये नोट, बोलो। ये मैंने निकाल के क्यों बताया, समझ में आया, बोलो। ताकि आपको ये 0.8 सेकेंड कैसे आए वो पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये आइडियली है, बात समझो ना। हम स्टडी सारा आइडियली करते हैं, ठीक है। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए, बोल बात। कार्डियक साइकिल ही चल रहा है, मैं कह रहा हूँ, बोलो एक कार्डियक साइकिल में निम्न 2 साइकिल साथ, ठीक है, होती है। बोलो, एक होती है ऑरिकुलर ऑरिकुलर साइकिल और एक होती है वेंट्रिकुलर साइकिल, ठीक है। वेंट्रिकुलर साइकिल मतलब ऑरिकल साइकिल या ऑरिकुलर साइकिल आलीन चक्र, और एक क्या होता है, निलय चक्र। एक कौन सा होता है, निलय चक्र। थोड़ा ध्यान से समझो, एक ऑरिकुलर साइकिल और एक क्या बताया, वेंट्रिकुलर साइकिल। अब ऑरिकुलर साइकिल का भी टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड तो 0.8 सेकेंड ही होगा। और इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तभी एक साथ चल सकती है 0.8। और कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड भी 0.8, तभी दोनों साथ चल सकती है। अब इसके अंदर 2 साइकिल चलती है, एक होता है ऑरिकुलर सिस्टोल और एक होता है ऑरिकुलर डायस्टोल, ठीक है। जो सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड का होता है, तो डायस्टोल नेचुरल कितना हो गया, 0.7 सेकेंड। हमेशा ध्यान रखना, बोलो कॉन्ट्रेक्शन में टाइम कम लगता है, रिलैक्सेशन में टाइम ज्यादा लगता है। बोलो बात समझ। हार्ट ब्लड को पंप जल्दी करता है, धीरे धीरे लेता है, बोलो बात समझ ना।
तो मेरे कहने का मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल का टाइम है 0.1 तो 0.7, और यहाँ पर वेंट्रिकुलर में भी दो होगा, एक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्लियर, और एक होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो इसका कितना होता है बोलो 0.3 सेकेंड, तो नेचुरली ये कितना हो गया 0.5 सेकेंड। इसका मतलब हुआ हमें एक याद रखना है, बोलो बाकी दूसरा अपना आप ध्यान रखें। 4 डाटा याद नहीं रखने, 2 डाटा ध्यान रखना, और इतना दिमाग में होना चाहिए कि हमेशा सिस्टोल का टाइम डायस्टोल से कम होता है। समझ में आया बोलो, ये सारा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ओके। तो कार्डियक साइकिल समझ में आए बोलो आपको। हम हार्ट की कैसे स्टडी कर रहे हैं समझ में आया बोलो, छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर, जिससे आपको एंड रिजल्ट सारी इंफॉर्मेशन याद हो जाए। हाँ समझ ना, ओके, एक थीम के साथ कि हम 1 बाय 1 करके पॉइंट स्टडी कर रहे हैं। मतलब आपको कार्डियक साइकिल का क्वेश्चन आया तो आपका दिमाग कार्डियक साइकिल के पॉइंट में जाना चाहिए, हार्ट साउंड का आया तो हार्ट साउंड के पॉइंट में जाना चाहिए, इंटरनल स्ट्रक्चर का आया तो इंटरनल स्ट्रक्चर के में जाना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है सब मिक्स हो जाता है। हाँ समझ में आए बोलो, ओके।